हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एम क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो मैं चंदन सर, आज मैं आपको लेकर आया मॉडल सेट 3 का ये जो सेक्शन बी में जो आपका क्वेश्चन यहां से है, आपका क्वेश्चन नंबर 12 से। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया गया 8, 9, 10, 11 नंबर तक कंप्लीट किया गया था। ठीक है, तो आज का मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा वो 12, 13, 14 यानी 3 क्वेश्चन होंगे आपके पास, है ना। 12, 13, 14 ओके। उसके बाद ये आपका सेक्शन बी कंप्लीट हो जाएगा। देन फिर इसके बाद मैं सेक्शन सी का वीडियो फिर अपलोड करूंगा। देन फिर आपका सेट मॉडल नंबर 3 कंप्लीट ओके। और अगर आप वीडियोस पे नए हैं तो जितने भी सारे वीडियो मैंने पहले अपलोड किया हूँ टोटल मॉडल सेट 1, 2 का, तो आप वॉच कर लीजिएगा। एंड देन ये आपका मर्जी है, आपको करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, अच्छा सर। और अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगेगा प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। ओके, हाँ सर, अच्छी बात है। चलिए, ये रहा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे। कहता है यूजिंग द वेक्टर मेथड। वाओ, लो भाई वेक्टर आ गया। देखो एक चीज बताता हूँ, फायदे में रहोगे। सेक्शन बी का जो 12, 13 और 14 जो 3 क्वेश्चन होंगे उसको आप अच्छे से कर लें। हर बार ये क्वेश्चन रिपीट ही कर रहा है। अच्छी बात समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का देखो, कहते हैं यूजिंग द वेक्टर मेथड फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज द वर्टिसेस आर दिस। सपोज ए का वर्टेक्स मैंने ये मान लिया, बी का ये और सी का ये। एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका सारे वर्टेक्स दिए हुए हैं। ए बी सी तीनों वर्टेक्स आपका दिया हुआ है, गिवन है। ओके, अब इसको कहता है कि एरिया निकालने का तो बहुत तरीका है, 10 क्लास में भी सीखा है, 11 क्लास में भी सीखा है। अब 12th क्लास में जो आपको बनाना है इसको वेक्टर मेथड को यूज करके बनाना है। सर ये कौन सा होता है तरीका निकालने का? अरे सुन इधर ढकनो। देखो, अब हम लोग वेक्टर मेथड से किसी भी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते कैसे है उसको समझो। मान लो कि कोई ट्राइंगल है बेटा यहाँ पे आपका, ठीक? हाँ सर, ए है, बी है, सी है। तो हमेशा ये फार्मूला लगा देना एरिया निकालने के लिए, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। सर यही लगेगा क्या? नहीं, आप चाहो तो फिर देखो, इतना रखना, देखो ए से बी आया मतलब इधर हुआ डायरेक्शन, ए से सी आया मतलब इधर हुआ डायरेक्शन। तो इस यहां से मैंने बात किया। कभी भी दो साइड ऐसा लेना जिसका इनिशियल पॉइंट एक हो। कल को अगर कोई दूसरा बंदा ऐसे भी कह सकता था 1/2 बी ए वैक्टर क्रॉस बी सी वैक्टर, ये भी आप एरिया निकाल सकता था। यानी फिर इसका डायरेक्शन इधर से और उसका डायरेक्शन ऊपर हो जाता, तो फिर इनिशियल पॉइंट ये हो जाता। तो किसी एक वर्टेक्स को, एक मूल बिंदु को आप वहां पे इनिशियल पॉइंट मान लेना, मूल बिंदु मान लेना। वहां से 2 डायरेक्शन जानी चाहिए और वो पॉइंट से लेकर, तो एक इधर का और इधर का, या तो इस पॉइंट को मानोगे तो इधर का होना चाहिए, उधर का होना चाहिए, तो फिर ये 2 वेक्टर होगा। ठीक है, यहां से लोगे तो ऐसे होना चाहिए, तो कहीं से भी लो 2 ठो होना चाहिए। क्लियर है? तो ये चीजें आप डायरेक्ट याद रख लें, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा अगर कभी भी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो। ठीक है, और वो भी वेक्टर मेथड से, तो हमेशा 1/2 ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब सिंपल सी बात यह आता है कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो यहां ध्यान से सुनना। अब मैं निकाल रहा हूं बेटा, पहले जो जो डाटा चाहिए, एक ए बी वेक्टर की आवश्यकता है और एक ए सी वेक्टर की आवश्यकता है। तो देखो पहले से यहां क्या करेंगे हम लोग, ए बी वेक्टर फाइंड करेंगे। अब देखो, कोई भी 2 पॉइंट के बीच में हम लोग पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं? तो सर ये आपने पहले भी बता दिया, अगर ए बी वेक्टर है तो बी में ए को घटाएंगे। क्या करेंगे? अगर ए बी वेक्टर है तो बी में ए को घटाएंगे। सर अगर बी ए वेक्टर होता तो फिर ए में बी को घटाते। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे बी में जो भी खत्म, जिसे देखो सेकेंड वाला में हमेशा फर्स्ट वाला को घटा देना है, यानी बी वेक्टर में हमेशा ए वेक्टर को घटा घटा के लिखोगे। बात समझ में आ रहा है? तो बी वेक्टर कौन है? ये वाला। ए कौन है? ये वाला। तो इसमें इसको घटाओ भाई, तो लो इसमें इसको घटाओ, तो 1 में 1 जाएगा 0 इंटू आई, फिर प्लस 2 में 1 जाएगा तो जे हो जाएगा,
फिर 3 में 1 जाएगा तो 2k हो जाएगा। ये निकल गया हमारा ए बी वेक्टर। क्लियर है? हाँ सर, यहां तक समझ में आ गया। अब मैं इसको मिटा दूं, क्योंकि ये एग्जाम में ऐसे नहीं लिखोगे, बड़ा प्यार से सिर्फ ये लिखना है आपको। हाँ सर, चलिए अच्छी बात है। एंड फिर निकाल लेते हैं हम लोग ए सी वैक्टर। देख रहे हो ए कॉमन है ना, तो जब भी निकालोगे जिसको लेना चाहते हो, चाहे ए को कॉमन लो, बी को लो या तो सी को लो, कोई भी दो ठो में, तीनों में से ए को कॉमन मिलना चाहिए। तो यहाँ देखो ए बी सी में ए हमारे पास कॉमन है। हाँ सर, अब समझ में आ गया। अब सी में ए को घटाओ, सी में ए को घटाओ, और इसमें जो है इसको मतलब सी ए है ना, सॉरी, सी में ए को घटाना है, तो सी में ए को आनी इसको घटाओ इसमें भाई, तो 2 में 1 गया, कितना बचेगा? आई बचेगा सर, प्लस 3 में 1 गया, 2j बचेगा सर, और 1 में 1 गया तो 0 इंटू के बचेगा। क्लियर है? जो घटाना था घटा दिए। उसके बाद क्या निकालना है? दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड, है ना। तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। देयरफॉर ए बी क्रॉस ए सी, तो क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ आई, यहाँ जे और यहाँ के देते हैं। पहला ए बी वैक्टर का क्या है? 0 1 2। फिर ए सी वैक्टर का क्या है? 1 2 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो आई लेंगे तो क्या होगा बेटा आपका? ये कॉलम और ये रो हट जाएगा, तो बचा 1 को 0 से गुना करेंगे, 0 माइनस 2 गुना कितना होगा? 4 हो जाएगा। फिर माइनस जे होगा, ये ला कॉलम, ये रो हटेगा, तो 0 गुने 0, और 1 को 2 से गुना करेंगे -2, प्लस फिर के हो जाएगा, फिर ये हटेगा, ये हटेगा, 0 गुने 2 0, माइनस 1 गुने 1 1। फाइनल करें कितना होगा? -4i, माइनस माइनस प्लस 2j, और प्लस माइनस माइनस के वैक्टर। ये निकल गया आपका एक बी क्रॉस ए सी वैक्टर का, ये निकल गया। उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वैक्टर गुने ए सी वैक्टर। तो यहां देखो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? सिंपल होता है ना, जो भी आई जे का कोफिशिएंट होता है उसको स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो -4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 16, 2 गुना 4 1, 16 4 20, और एक कितना हो गया? 21। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी वैक्टर, देन 1/2 रहने देता हूं, और ए बी क्रॉस ए सी वैक्टर मैंने कितना लाया? तो √21 लाया। तो यही हो गया, अभी टूटेगा है नहीं तो आराम से कर सकते हैं, यानी √21/2। और देखो एरिया निकाल रहे हो तो एरिया में हमेशा स्क्वायर यूनिट देते हैं, राइट, तब जाके फाइनल आंसर हम लोग लगाएंगे, है ना। तो ये आपका हुआ आंसर, यानी इस एरिया का ट्राइंगल क्या था? वेक्टर मेथड से जब निकाले तो √21/2, है ना। तो ये इसका टोटल एरिया था। आई होप कि ये बात क्लियर हो गया होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कि वेक्टर मेथड से हम लोग एरिया कैसे फाइंड करते हैं, ये एनी टाइम याद रखना। ओके, हाँ सर, चलो ये तो बात क्लियर हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन नंबर है 13। तो 13 क्या कहता है? 13 में देखिए आपका स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप देख लें, है ना। देखो कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइन। आपको क्या ज्ञात करना है? इसका एंगल ज्ञात करना है, जो भी लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। देखो ये वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन का लाइन दिया हुआ है, ये बात 3D में बताया जाता है ना। और ये मैं बार बार बता रहा हूं, और ये हर बार पूछ भी रहा है। ये जो क्वेश्चन नंबर 13 में जो क्वेश्चन आ रहा है, हर बार आपको एंगल निकालने आना ही चाहिए। बड़ा बेसिक क्वेश्चन होता है हर बार, है ना। तो इसको देखो कैसे बनाते हैं। जब भी इस प्रकार का फॉर्मेट का क्वेश्चन मिलेगा, एक इधर ये निकालेगा, लेमड़ा के बाद निकालेगा, फिर इधर निकालेगा, म्यू के बाद निकालेगा। सर लेमड़ा और म्यू ही जरूरी है क्या? नहीं, कल को अगर मैं यहाँ पे एस और यहाँ पे टी भी लिख सकता हूँ, कोई भी स्केलर नंबर लेके मैं लिख सकता था। तो इतना याद रखना कि कोई स्केलर नंबर के बाद जो लिखा है वो क्या लिखा है और पहले क्या लिखा है। तो हमको इधर से लेना देना कभी भी नहीं रहेगा, जब भी आपको एंगल निकालना रहेगा तब। ठीक, अच्छा सर, तो इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। और ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या होता है, यही हमारा B1 वेक्टर होता है और यही हमारा B2 वेक्टर, इधर से कोई लेना देना नहीं है। जो लेमड़ा के बाद है उसको हम लोग हमेशा B1 वेक्टर मानेंगे। तो I, सो लेट I बराबर -j -2k।
एंड B2 वेक्टर हमेशा मानेंगे जो नीचे यानी सेकेंड लाइन में जो दिया रहेगा म्यू के बाद सो क्या हो जाएगा 3i माइनस 5j माइनस 4k। क्या बात समझ में आ रहा है? यस सर बिल्कुल, पहले भी आ गया, आध हो गया कि नहीं? हाँ सर आध आ गया। कभी भी एंगल निकालना रहेगा तो जो म्यू के बाद रहेगा उसको B1 और इसके बाद जो रहेगा सेकेंड वाला उसको B2 वेक्टर। अब देखो दो वेक्टर हमारे पास आ गया, दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे फाइंड होता है? तो ये फार्मूला लगा लेना हम लोग, है ना। तो कैसे ज्ञात करेंगे? वी नो दैट cos थीटा बराबर होता है B1 डॉट B2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B2 वेक्टर। ये फार्मूला लगा देना, ठीक। सर ये तो मैंने डॉट प्रोडक्ट में भी पढ़ा था, ऐसा ही कुछ फार्मूला था, ए और बी था। अरे वही है ढकनो, यहाँ पे ए के जगह B1 वेक्टर काम कर रहा है और बी के जगह B2 वेक्टर काम कर रहा है। बात वही यूज कर रहा हूं, वही ए डॉट बी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सो नाउ ए के जगह यहाँ पे A1 है, सॉरी B1 है और बी के जगह यहाँ पे B2 काम कर रहा है। एज अ सेम ऑफ दिस डॉट प्रोडक्ट जो आपको बताया गया है वही बात है यहाँ पे। क्लियर है? अच्छा सर ऐसा बात था। अब सुनो, एंगल तो ही निकालना है। B1 कितना है तो मैं यहाँ लिख देता हूं यार, तुम लोग भी ऐसे ही लिख देना एग्जाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉट फिर B2 वेक्टर 3i माइनस 5j माइनस 4k। फिर क्या करना है? मैग्नीट्यूड किसका है? B1 का। B1 का मैग्नीट्यूड तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इनटू साथ ही साथ B2 का मैग्नीट्यूड यानी 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक, हाँ सर यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू क्या आएगा? अब देखो दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालते थे? तो आई वाला आई के साथ गुना होता है, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ। तो आई वाला आई के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 3, जे वाला जे के साथ तो माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 1 5। फिर जे वाला जे के वाला के साथ तो माइनस माइनस प्लस 4 दूना कितना होगा 8। बस कोफिशिएंट को सिर्फ गुना कर देना है और जो भी आएगा प्लस माइनस उसके अकॉर्डिंग लिख देना है, राइट। हाँ सर, अब चलो इसका मैग्नीट्यूड बताओ भाई। पहला वाला का 1 1 4 4 1 5 और एक कितना हो जाएगा 6, तो रूट अंडर 6 हो जाएगा। ये ला कितना आएगा? तो सर आपका 9 हो गया प्लस 25 हो गया प्लस 16 हो गया, थोड़ा लंबा है। ऊपर में हो जाएगा 5 3 8 8 16, नीचे रूट अंडर 6 और यहाँ पे देखते हैं कितना आएगा आपका बेटा 16 9 25 25 50 और यहाँ 50 हो जाएगा। थोड़ा सा देखो कैलकुलेशन कर देता हूँ। रूट अंडर 6 50 का रूट तोड़ोगे तो कितना आएगा सर? 25 गुना 50 होता है तो 5 यानी 5 रूट 2 हो जाएगा सर। अच्छा यानी 16/5 इंटू लिख सकता हूँ, ये दोनों एक साथ गुना कर दो तो 6 गुना कितना हो जाएगा 12, क्योंकि दो ठो अगर गुना में हो तो उसको एक साथ रूट में लिख सकते हो, है ना। तो ये 6 गुना 12 रूट हो गया, इधर 5 रख दिया, ऊपर में 16 था। ये किसके बराबर निकल गया? cos थीटा बराबर। तब निकला लास्ट में थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos इनवर्स 16/5 रूट अंडर 12। ऐसे आंसर दे देना है। अगर कोई डिग्री में आता, जैसे सपोज करो 1/√2 आता तो 45 डिग्री लिख देते। अगर आता √3/2 आता तो फिर हम लोग इसको 60 डिग्री लिख देते। बात समझ में आ रहा है? सॉरी 30 डिग्री लिख देते। तो इस तरह से अगर जो एंगल वैल्यू आएगा तो एंगल का लिखूंगा, और नहीं आएगा तो आप इनवर्स लगा के छोड़ दें। बात क्लियर हो गया? ओके, तो इस तरह से एंगल ज्ञात करना था। कभी भी इस तरह का वेक्टर फॉर्म में दो इक्वेशन का लाइन दिया रहेगा तो हमेशा लेमड़ा के बाद उसको B1 मान लेना, म्यू के बाद B2। और ये हर साल, मतलब हर साल क्या मतलब, ये क्वेश्चन नंबर 13 में हर बार दे रहा है। टोटल 5 मॉडल सेट में आपका डाला हुआ है। उसके बाद ये एंगल फार्मूला लगा देना, ऊपर में दोनों का डॉट और नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना। फिर जो भी आएगा लास्ट में उधर कॉस इनवर्स लगा के छोड़ देना। जो वैल्यू जानोगे तो उसका एंगल लगाना, नहीं जानोगे तो कॉस इनवर्स में ही समाप्त कर देना। क्लियर है? तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14, जो प्रॉब्लम नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं लाऊंगा सेक्शन सी। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए 14 में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए दिया है। तो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। देखो ये हर बार फिर वही बात हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, और ये बड़ा मतलब बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तीनों डाटा दे देता है, कभी इंटरसेक्शन तो कभी यूनियन तो कभी ए बाय बी तो कभी बी बाय ए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछने वाला आपसे। तो सुन लो यहाँ पे है ना, नहीं भी पढ़े फिर भी अगर यार रिपीट कर रहा हूं एक ही चीज को बार बार तो समझ जाना चाहिए आपको। देखो पी ए बाय बी का फार्मूला होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अगर पी ए बाय बी है तो बी से डिवाइड किया, अगर यही रहता बी बाय ए तो भी मैंने लिखता ऊपर में पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन लिखता पी ए। तो जो नीचे रहेगा ना उसी का प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है। दूसरा है एक यूनियन। तो सुनो इधर ध्यान से, जब आपको फाइंड करना रहेगा पी ए यूनियन बी तो लिख देना पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला होता है, ठीक है। अगर यूनियन निकालना रहेगा तो इंटरसेक्शन वाला घटाओगे, या फिर अगर दूसरा रहेगा निकालना, अगर मान लो कि यूनियन पता है और इंटरसेक्शन निकालना है तो आप ए इंटरसेक्शन बी बराबर लिख सकते हो पी ए प्लस पी बी इंटरसेक्शन पी ए यूनियन बी। सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों पता रहेगा, पी ए और पी बी पता है, उन दोनों में से अगर एक भी कोई पता रहेगा तो दूसरा निकल सकता है। अगर इंटरसेक्शन पता है तो यूनियन निकल जाएगा, और अगर यूनियन पता है तो इंटरसेक्शन निकल जाएगा। एक दूसरे का देख लो उल्टा है, अगर यूनियन रहेगा तो इंटरसेक्शन घटा देना, और इंटरसेक्शन निकालना रहेगा तो यूनियन घटा देना। बात समझ में आ रहा है? और दोनों प्रोबेबिलिटी यहाँ जोड़ देना। बस अब इसी का फायदा उठाऊंगा, इतना ही है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में इसी से क्वेश्चन पूछेगा, ये हमेशा याद रखना। चलो देखो इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं। तीनों डाटा दिया है, देखो बी बाय ए दिया हुआ है, तो पहले यहां से निकालता हूं। सिंस पी बी बाय ए बराबर क्या दिया है 0.6, और पी बी बाय ए बराबर क्या लिख सकता हूं पी ए इंटरसेक्शन बी इंटू पी ए बाय पी है ना। तो मैं लिख सकता हूं पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, क्योंकि ए नीचे है और बराबर कितना है 0.6। ये बताओ ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो, और सॉरी डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.6 गुने पी ए हो गया। अब 0.6 गुने पी ए का मान कितना दिया हुआ है 0.4, यहाँ पे 0.4 बैठा दिए। अब बताओ कितना हो जाएगा, तो 0.24 हो जाएगा। यही आंसर हो गया आपका। क्या बात समझ में आया? बोला यस सर। तो यही तो पहला नंबर सोल्यूशन हो गया आपका, पी ए इंटरसेक्शन बी। पहला आंसर कंप्लीट। दूसरा में क्या निकालना है यूनियन। अभी जस्ट मैंने बताया अगर इंटरसेक्शन पता हो, ये दोनों प्रोबेबिलिटी पता हो तो यूनियन ऐसा निकाल सकते हैं। तो नंबर 2 में सिंस अगर पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए का मान 0.4, पी बी का मान 0.8 और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना लाया तो 0.24 लाया। इधर जोड़ेंगे तो होगा 4 तिया 12 यानी 1.2, ठीक है, माइनस 0.24। अब इतना तो घटाना तो आता ही होगा, है ना। तो 1 में 1.2 में 0.24 घटा देना, जो आया वही आपका आंसर। उसके बाद लास्ट आपका बच गया पी ए बाय बी। तो क्वेश्चन नंबर 3, पी ए बाय बी का मतलब क्या हुआ पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन क्या हो गया पी बी। फॉर्मूला देख लो यहीं पे तो है, जो नीचे रहता है उसी का प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करते हैं, राइट। अब बताओ पी ए इंटरसेक्शन बी कितना लाया मैंने बेटा, तो 0.24 लाए, और पी बी कितना लाया मैंने, तो गिवन है सर 0.8। काटेंगे तो कितना होगा सर, 10 मान लो हटा देंगे तो ऊपर 24 नीचे 8 ऊपर 10 नीचे 100,
एक जीरो कट जाएगा, 8 या 24 हो जाएगा, भागा देंगे 10 से 0.3 हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली बस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये याद रखना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो हमेशा सॉल्व होगा, इसी रिलेशन से रहेगा। कभी यूनियन पूछेगा, कभी इंटरसेक्शन, तो कभी P A by B, तो कभी B by A, और तीनों कंडीशन यहाँ पे दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ तो कोई डॉट है, कोई डॉट नहीं होनी चाहिए और होना भी नहीं चाहिए। इतने मजेदार तरीके से समझा रहा हूँ, बारीकी से लाइन बाय लाइन दे रहा हूँ, तो फिर डॉट होने का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक कंप्लीट करें, बाकी बात सेक्शन सी का फिर मैं वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाइट 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 टाइट।